तो ज़्यादा पैसा वहाँ मिलता है जहाँ पे हम कुछ न कुछ सीखते रहें, हमारा लेवल अप होता रहे। ये कॉमन कुछ जॉब पोजीशंस हैं जो कि आपको अक्सर गल्फ के रिक्रूटमेंट में देखने को मिलती हैं। एक दिन में 3 एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, दूसरा एग्ज़ाम 1.5 घंटे का, तीसरा एग्ज़ाम वो भी 1.5 घंटे का। अब क्यूसी फील्ड में क्यों निकल के आता है, बाकी फील्ड में क्यों नहीं निकल के आता है, ये हम समझते हैं। आपको एक सर्टिफिकेशन करना है, उसके बाद उसमें प्रॉपर एक्सपोजर लेना है, प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, मल्टीपल साइट्स अटेंड करनी है। उसके बाद आपको अगले सर्टिफिकेशन के लिए जाना है। तो सबसे पहले मैं इस समय ओपन कर लेता हूँ CHWIP 3.1 की बुक जो है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, CHWIP 3.1 की जो बुक है, ये बुक आप लोगों को मिलेगी। इस बुक को आपको प्रिंट आउट ले लेना है, पूरी बुक की प्रिंट आउट करा लेनी है। और चाहे आप एक ही स्पाइरल बाइंडिंग करा के रख लें, या फिर आप चैप्टर वाइज भी स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं बुक की। तो आपके सामने मैं बुक ओपन करता हूँ कि किस तरीके से ये बुक रहती है। चैप्टर 1 की ये बुक डिस्प्ले हो रही है, आप देख पा रहे हैं इस बुक को। तो इस बुक में लगभग 582 पेजेस हैं। तो 582 पेजेस को आप एक अगर स्पाइरल बाइंडिंग में कराएंगे तो काफ़ी हैवी बनेगा। तो बाकी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी लोग सिंगर स्पाइरल बाइंडिंग करा के पढ़ना प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग चैप्टर वाइज करना प्रेफर करते हैं। तो अभी हम CHWIP का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम बाकी कोर्सेज को समझेंगे और CHWIP को समझेंगे कि CHWIP करना क्यों हमारे लिए बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड। तो देखो, हम लोग CHWIP 3.1 क्यों करते हैं और इसे करने का क्या बेनिफिट है। मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं अगर हम लोग, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम गल्फ जाएं या इंडिया में ही रह के अगर अच्छा पैसा कमाएं, तो उसके लिए कई सारी फील्ड हमारे पास रहती हैं जिस फील्ड में हम अब्रॉड जॉब इजीली ग्रैब कर पाते हैं। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में भाई जो काम करके हम लोग 25-30 हज़ार कमा रहे हैं, वही काम गल्फ में करेंगे तो कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये हर महीने का हम बचा लेंगे, राइट। तो और अगर आप इंडिया में 50-60 हज़ार कमा रहे हैं तो गल्फ में आप आराम से 1,20,000 1.5 लाख रुपए तक आराम से आप कमा सकते हैं। इवन विथ एक्सपीरियंस 2 लाख 2.5 लाख भी पॉसिबल है। एंड इसके आगे फिर और लेवल होते हैं, वो लेवल करते हैं तो आप लोग 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपए तक की सैलरी पे बड़े आराम से पहुंच जाते हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर करियर पाथ। तो क्या क्या कॉमन फील्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। हमारे पास देखो, अगर आप देखो गल्फ जॉब देखोगे तो गल्फ जॉब में आपको वैकेंसीज मिलती हैं QC इंजीनियर की वैकेंसी मिलेगी, राइट। आपको मिलेगी HVAC इंजीनियर की वैकेंसी मिलेगी, आपको मिलेगी MEP इंजीनियर की वैकेंसी मिलेगी, राइट। ये कॉमन जॉब पोजीशंस हैं जो कि आपको हमेशा गल्फ रिक्रूटमेंट में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम और बाकी फील्ड्स की बात करें तो आपको मिल जाता है मटेरियल कंट्रोलर, फिर मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, ओके। तो या फिर आपको मिल जाएगा मैकेनिकल सुपरवाइजर, राइट। ये कॉमन कुछ जॉब पोजीशंस हैं जो कि आपको अक्सर गल्फ के रिक्रूटमेंट में देखने को मिलती हैं। हम गल्फ की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे हमें थोड़ा सा बेहतर अच्छी सैलरी हम उठा पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन फील्ड्स में सबसे ज़्यादा पैसा किस फील्ड में है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस में निकल के आता है, तो वो निकल के आएगा अपना QC फील्ड में। अब QC फील्ड में क्यों निकल के आता है, बाकी फील्ड में क्यों नहीं निकल के आता है, ये हम समझते हैं। तो पहले बाकी फील्ड समझ लेते हैं, लास्ट में QC समझेंगे। HVAC क्या है? HVAC इज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग जो अपना AC रहता है, और AC क्या करता है? एयर कंडीशनिंग मतलब जो एयर है उसे ठंडा करेगा या गर्म करेगा। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब कि जो कमरे के अंदर जो हवा है उसको फ्रेश एयर के साथ रिप्लेस करना। हीटिंग मतलब गर्म, ओके। तो ये पूरी सिस्टम को बोलते हैं HVAC। HVAC में क्या है, आपने
एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना सीख लिया, उसका मेंटेनेंस करना सीख लिया, उसका सुपरविजन करना सीख लिया, लोड कैलकुलेशन सीख लिया। तो इतनी चीज सीखने के बाद इसके आगे कोई और आगे फर्दर सर्टिफिकेशन, फर्दर आपकी ग्रोथ नहीं होती है, फर्दर आपकी क्वालिफिकेशन इंक्रीज नहीं होती है। तो एक बार जो आप सीख लेते हैं उतना ही बार बार रिपीट करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अब अगर एक ही चीज थ्रू आउट द लाइफ अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो वहां पे कंपनी वाला उतना आपको पैसा नहीं देगा, तो ज्यादा पैसा कब मिलता है? हाँ, गुड इवनिंग। ओके, तो ज्यादा पैसा वहां मिलता है जहां पे हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, हमारा लेवल अप होता रहे। इसी तरीके से एमईपी है। एमईपी इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। एमईपी में जो एम है, मैकेनिकल के अंदर आ जाता है हमारा एचवीएसी सिस्टम आ जाएगा, हमारा प्लम्बिंग सिस्टम आ जाएगा, फायर फाइटिंग सिस्टम आ जाएगा। ओके, इतनी चीजें आ जाती हैं मैकेनिकल में। और इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, पी मतलब हो गया हमारा प्लम्बिंग। तो ये हो गया एमईपी। तो एमईपी में मेनली एम में क्या आ गया? मेनली एम मैकेनिकल के अंदर हमारा आ गया फायर फाइटिंग एंड एचवीएसी सिस्टम। ई मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पी मतलब प्लम्बिंग। तो ये हो जाता है एमईपी इंजीनियर या फिर एमईपी इंस्पेक्टर या फिर एमईपी सुपरवाइजर। तो बेसिकली ये सारी चीजें एमईपी वाले देखते हैं। अब एमईपी में क्या है, इसमें भी कोई फर्दर सर्टिफिकेशन नहीं है। एक बार आपने एमईपी का काम सीख लिया तो आप वही चीज बार बार रिपीट करते हैं। तो फर्दर क्वालिफिकेशंस नहीं होने के कारण इसमें भी बहुत जल्दी आपको जो करियर में है वो ग्रोथ मिलना बंद हो जाती है। आप उसी लेवल पे फिर रुके रहते हैं, सैलरी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है। देन मटेरियल कंट्रोलर क्या है? मटेरियल कंट्रोलर, जैसे पहले हम लोग की देखते थे कंपनीज में स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो स्टोर कीपर का काम था कि मटेरियल जो भी आया है उसको अपने पास स्टोर कर लिया और उसको इशू कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी? बहुत सारा मटेरियल हमारा खराब हो जाता था। मटेरियल खराब होने का मतलब एक्सपायर है लेकिन स्टोर में पड़ा है, जब हम यूज करने के लिए लेके जा रहे हैं तो पता चला ये एक्सपायर्ड पड़ा हुआ है। तो कई बार हम ज़्यादा क्वांटिटी मंगा लेते थे मटेरियल की और मटेरियल का यूज़ कम था। फिर हम उसे अच्छे कंडीशन में स्टोर नहीं करते थे। मटेरियल पड़ा है, जंग लग गया, उसमें खराब हो गया, राइट? तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम फाइट करके और इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टोर कीपर की जगह अब हमने हायर करना स्टार्ट कर दिया मटेरियल कंट्रोलर, जो जिसका काम सिर्फ मटेरियल को रखना और इशू करना नहीं है, मटेरियल को पूरी तरीके से मैनेज करना है जिससे मटेरियल खराब ना हो, मटेरियल हमें एक्स्ट्रा मटेरियल मंगा के स्टोर ना करना पड़े। जितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है इन नेक्स्ट 15 डेज, इन नेक्स्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, वॉट एवर इज द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मटेरियल मंगाएंगे, उसे स्टोर करेंगे, रखेंगे और इशू करेंगे। ये हो गया मटेरियल कंट्रोलर। तो इसमें भी कोई फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई फर्दर सर्टिफिकेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल का, तो हमें अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है एंड मैकेनिकल सुपरवाइजर है। मैकेनिकल सुपरवाइजर में आप या मैकेनिकल इंस्पेक्टर या मैकेनिकल इंजीनियर में आप ग्रोथ ले सकते हैं, बट वो भी तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल सुपरवाइजर या मैकेनिकल इंजीनियर की हम बात करते हैं तो उसे हम क्यूसी इंजीनियर के साथ में हम लिख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। अब हम क्या देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर या जब वैकेंसी आती है तो वहां पे आप देखेंगे कि वैकेंसी लिखा रहेगा क्यूसी इंजीनियर या फिर क्यूसी सुपरवाइजर या क्यूसी इंस्पेक्टर या फिर क्यूसी असिस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से वेरियस कैटेगरीज हैं। तो एक जूनियर पोजीशन है, दूसरा उससे सीनियर पोजीशन है, तीसरा उससे सीनियर पोजीशन है, फिर क्यूसी मैनेजर होता है, राइट? तो क्वालिटी कंट्रोल की भी कई सारी सब कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से एचवीएसी की भी कई सारी कैटेगरीज है। एचवीएसी इंजीनियर है, एचवीएसी सुपरवाइजर है, एचवीएसी असिस्टेंट है। इनकी भी हर एक जॉब पोजीशंस की कई सारी अलग अलग पोजीशन की कैटेगरी है, बेस्ड अपॉन कि क्या जूनियर है फिर सीनियर है, इस तरीके से, राइट? तो हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हमने ये देखा कि क्यूसी में आ रही है या मैकेनिकल फील्ड में आ रही है। अब क्यों आ रही है ये समझते हैं। इन दोनों फील्ड में क्या है,
इन दोनों फील्ड में ग्रो करने के लिए आप सबसे पहले अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं या डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं या आपने किसी भी बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन कर रखा है या सिंपली आईटीआई कर रखा है, इवन 12th पास कैंडिडेट भी इन फील्ड में जा सकते हैं, क्यूसी पोजीशन पे जॉब क्रैप कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपके पास इंस्पेक्शन फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इंस्पेक्शन फील्ड में एक्सपीरियंस की हम बात करें तो सबसे बेसिक जो चीज आ जाती है वो आ जाती है एनडीटी। एनडीटी को हमने सबसे बेसिक क्यों बोला? एनडीटी को बेसिक इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, और फिजिकल वर्क हम अपने करियर की स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम काम करने लगते हैं, अच्छा सैलरी आने लगता है, तो हमसे फिर फिजिकल काम उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन जब हम यंग हैं उस समय हम फिजिकल काम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करियर में हमें एनडीटी फील्ड में एंटर करना चाहिए। एनडीटी मतलब कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एनडीटी में टोटल 15 से 18 मेथड अवेलेबल है। ओके, और आप कुछ नहीं तो 5 to 6 मेथड्स इनिशियली सर्टिफिकेशन लें, 5 to 6 मेथड्स में एक्सपीरियंस लें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, और इसमें एक्सपीरियंस लेने के बाद आप चाहें तो अब्रॉड भी जा सकते हैं। एनडीटी वैकेंसीज आती हैं, कई सारी वैकेंसीज आती हैं, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज आती रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एनडीटी करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे फिर जंप करें इंडिया में रहते रहते, तो इसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो आ जाता है CHWIP का। CHWIP की भी 3 कैटेगरीज हैं, CHWIP 3.1, 3.0, 3.2। वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसे करने के बाद हम फिर CHWIP कर सकते हैं। CHWIP करने के बाद आप बन जाते हैं वेल्डिंग इंस्पेक्टर। अब वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए एनडीटी क्यों पहले कर रहे हैं ये समझते हैं। तो जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का काम है वेल्डिंग को देख के इंस्पेक्ट करना कि वेल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो उसके लिए एक चीज आप समझो कि आप सिर्फ देख के इंस्पेक्शन कर रहे हो। मतलब कि वेल्डिंग के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो तो आप चेक कर पा रहे हैं, लेकिन वेल्डिंग के अंदर अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर, सीसीओ वाला वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो चेक नहीं कर पाएगा। वो चेक करने के लिए आपके पास एनडीटी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एनडीटी स्किल सेट्स होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपके पास एनडीटी क्वालिफिकेशन है, एनडीटी स्किल सेट्स हैं, तो आप मटेरियल के अंदर भी, वेल्डिंग के अंदर भी अगर कोई डिसकंटिन्यूटी है, क्रैक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी आप इजीली पकड़ पाते हैं। और अगर मैं जॉब की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है या फ्रेशर भी होते हैं, तो वो डायरेक्टली CHWIP कर लेते हैं। तो डायरेक्टली CHWIP करके आपको वेल्डिंग इंस्पेक्टर की जॉब मिल जाती है। बट हम सजेस्ट क्या करते हैं, जो इंटरव्यूअर है वो प्रेफर क्या करता है? इंटरव्यूअर प्रेफर करेगा उसको हायर करने के लिए जिसके पास एनडीटी का सर्टिफिकेशन हो, प्लस एनडीटी फील्ड की रियल इन डेप्थ नॉलेज हो। तो अगर आपके पास एनडीटी फील्ड का एक्सपीरियंस है, इन डेप्थ नॉलेज है, और इसके साथ साथ CHWIP सर्टिफिकेशन है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी सैलरी पे जाते हो और आपकी हायरिंग बहुत ईजिली हो जाती है। तो इसलिए एनडीटी के बाद CHWIP करना अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने एनडीटी नहीं किया है, डायरेक्टली CHWIP के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो आप CHWIP के साथ साथ एनडीटी की जो है डीप नॉलेज भी लेना स्टार्ट करें और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, और फिर एनडीटी के एग्जाम क्लियर करके एनडीटी का कम से कम 4 से 5 साइट का एक्सपोजर लेके फिर आप CHWIP का एग्जाम लिखें, तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। अब कहानी यहीं पे नहीं रुकती है, इसके बाद आपके पास और भी करियर पाथ है। इसमें जाने के बाद आप फिर API सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये 11 तरीके के होते हैं API।
तो 11 तरीके की एपीआई हैं। एटलीस्ट 4 से 5 तरीके की एपीआई तो आप कर सकते हैं। और अगर एक एक एपीआई एक एक साल के गैप पे भी करोगे तो 11 तरीके की एपीआई कंप्लीट करने में आपको कुछ नहीं तो 8 से 10 साल तो लग ही जाएगा। और अगर एक साल में दो दो करोगे तो आप जल्दी भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी करियर में जल्दीबाजी नहीं करना है। हमें चीज़ों को इत्मीनान से करना है, इन डेप्थ नॉलेज लेनी है। तभी कोई सर्टिफिकेशन करने का, तभी कोई स्किल सेट्स गेन करने का आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीसिफ एग्जाम के लिए मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको याद करके रट्टा लगा के एग्जाम देने चले जाते हैं। वो लोग एग्जाम भी पास कर लेते हैं, उनके पास सीसिफ का सर्टिफिकेट भी आ जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो साइट पे जाते हैं काम करने के लिए या इंटरव्यू होता है तो वहां पे वो लोग फेल कर जाते हैं, जॉब ग्रैब नहीं कर पाते। जॉब भी ग्रैब कर लिया सोर्स के थ्रू तो जॉब पे जाने के बाद काम नहीं कर पाएंगे और वो लोग फिर फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर एक चीज की डीप नॉलेज लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, तभी आपको कोई सर्टिफिकेशन करने का एडवांटेज मिलता है। एपीआई क्या है? एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन की अलग अलग सर्टिफिकेशन है फॉर अलग अलग डिवीजन के लिए। अभी जैसे कि एपीआई 570, तो एपीआई 570 क्या है? इट इज फॉर पाइपिंग इंस्पेक्शन, राइट। फिर एपीआई 510, एपीआई 510 क्या है? इन सर्विस प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर कोर्स। ओके, तो इस तरीके से 11 तरीके की एपीआई हैं, अलग अलग एपीआई अलग अलग डिवीजन के लिए। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप कर सकते हैं बी गैस। बी गैस में भी ग्रेड 2, ग्रेड 1 इस तरीके से है। तो ये होता है बेसिकली कोटिंग एंड पेंटिंग इंस्पेक्टर कोर्स। अब हम लोग मान लो आपने, हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें एपीआई का, एपीआई 570। तो एपीआई 570 क्या है? एपीआई 570 है पाइपिंग इंस्पेक्टर कोर्स। तो अब एपीआई मान लो आपने क्या बन गए, आपने पहले एनडीटी कर लिया, एनडीटी करने के बाद आपने सीसिप कर लिया तो वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करने लग गए। इसके बाद आपने एपीआई 570 किया, अब आप पाइपिंग इंस्पेक्टर बन गए। अब इसके बाद आपने बीगेस किया, बीगेस करने के बाद क्या बन गए आप? कोटिंग एंड पेंटिंग इंस्पेक्टर बन गए। कोटिंग एंड पेंटिंग इंस्पेक्टर। अब ये हैराकी क्यों दी गई है? मान लो आपको सीधे अगर पाइपिंग इंस्पेक्टर बना दिया जाए, राइट, तो आपको अगर सीधे पाइपिंग इंस्पेक्टर बनाया गया है तो आप पाइपिंग का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पाइपिंग मतलब क्या है? एक पाइप है, उस पाइप को जोड़, दो पाइप को जोड़ने के लिए हमें वेल्डिंग करना पड़ेगा। ओके, तो अगर दो पाइप को जोड़ने के लिए बीच में वेल्डिंग आ गई तो उस वेल्डिंग का इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा ना पाइपिंग इंजीनियर को या पाइपिंग इंस्पेक्टर को। तो अगर आप पाइपिंग इंस्पेक्टर हैं तो आपके पास वेल्डिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब वेल्डिंग इंस्पेक्शन आना चाहिए, तभी आप अच्छे से पाइपिंग इंस्पेक्टर बन पाएंगे। तो अगर आप पाइपिंग इंस्पेक्टर हैं, अगर आपको वेल्डिंग इंस्पेक्शन नहीं आता तो आप पाइपिंग इंस्पेक्टर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। और अगर आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन गए और अगर आपको एनडीटी नहीं आता तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से डिफेक्ट देख पाएंगे, मटेरियल के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अब आप मान लो पाइपिंग इंस्पेक्टर हो, तो कोई पाइप है, पाइप के अंदर कई बार गर्म मटेरियल फ्लो करता है, लिक्विड गैस वॉट, कई बार ठंडा मटेरियल फ्लो करता है, आइदर लिक्विड और गैस। अब हमारे पास, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अशोक जी। अशोक जी सर आज का, एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में रह गया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रीफ ही कर दें बेशक स्टार्टिंग से। अशोक जी रिपीट नहीं कर पाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को आप उसे अटेंड कर लीजिए। ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन है, कोर्स कंटेंट नहीं है। थोड़ा मतलब जल्दी में ऐसे ही हेडिंग हेडिंग बताते हुए ठीक है, लास्ट में मैं पढ़ने करता के हूँ, पर्पज से कि मैं उसको लास्ट में करता हूँ, से लास्ट में करता हूँ। पढ़ूं, बस थोड़ा सा ऐसे ही बता दीजिए। ठीक है अशोक जी, लास्ट में करेंगे, उसे रिपीट करेंगे लास्ट में। ठीक है। हाँ, म्यूट म्यूट कर लीजिए। तो मान लो आप पाइपिंग इंस्पेक्टर हैं, तो पाइप के अंदर गर्म लिक्विड फ्लो कर रहा है या गर्म गैस फ्लो कर रही है या ठंडा लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठंडी गैस फ्लो कर रही है, तो उसको आपको गर्म टेम्परेचर है, गर्म अगर
बाहर से इंसुलेशन नहीं रहेगा तो क्या है, वो गर्माहट बाहर निकल जाएगी और गर्म पानी नहीं रह जाएगा, लिक्विड नहीं रह पाएगा, या ठंडा लिक्विड या ठंडा गैस नहीं रह पाएगा, राइट। और जब, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर से इंसुलेशन करते हैं। अब इंसुलेशन कर रहे हो, अंदर ठंडा या गर्म चीज फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने मटेरियल को, पाइप को या फिर जो भी इक्विपमेंट है, उसको हमें करोजन से बचाना रहेगा। करोजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है। करोजन के कारण 70% जो लॉस होता है इंडस्ट्री को, ओके, वो होता है ड्यू टू करोजन। तो करोजन से बचने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, कोटिंग करना जरूरी है मटेरियल के ऊपर, और पेंटिंग करना जरूरी है। और कोटिंग एंड पेंटिंग इज वेरी क्रिटिकल जॉब, स्पेशली इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, या फिर हम बोले तो जो मरीन एरिया है या ऑफशोर एरिया है, वहाँ पे कोटिंग एंड पेंटिंग इंस्पेक्टर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आप कोटिंग एंड पेंटिंग इंस्पेक्टर हैं, इसके साथ साथ आप API 570 भी हैं, पाइपिंग इंस्पेक्टर भी हैं, आप प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर भी हैं, आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी हैं, आपके पास NDT सर्टिफिकेशंस और स्किल सेट्स भी हैं, तो आप आराम से 4 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज पर मंथ आराम से उठाते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक हैराकी है, जो हैराकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। लेकिन हाँ, कैसे ग्रो करेंगे, एक एक चीज को डीपली पढ़ना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने कोर्स किया और सर्टिफिकेट ले लिया और आपको ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि NDT करने के बाद तुरंत CSIP कर लिया, CSIP करने के बाद तुरंत API कर लिया, API करने के बाद तुरंत BGAS कर लिया, ये स्टेप भी फॉलो नहीं करना है। आपको एक सर्टिफिकेशन करना है, उसके बाद उसमें प्रॉपर एक्सपोजर लेना है, प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है, हेड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, राइट। मल्टीपल साइट्स अटेंड करनी है, उसके बाद आपको अगले सर्टिफिकेशन के लिए जाना है। तो अगर आप ये करियर पाथ फॉलो करते हैं, तो देखो NDT में भी क्या है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, CSIP में क्या है, CSIP 3.1 है, 3.2 है, API में 11 तरीके की सर्टिफिकेशन है, BGAS में भी ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, ओके। तो ये अगर आप सारा करोगे तो आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, आप रिटायर हो जाएंगे, बट सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में सफिशिएंट टाइम लगता है। और इतना ही नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे अदर सर्टिफिकेशन है, ओके, लीड ऑडिटर है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो कि आप फर्दर एड ऑन करते हैं, जिससे आप मैनेजमेंट पोजीशन पे जाते हैं, HOD पोजीशन पे जाते हैं, हेड ऑफ प्रोजेक्ट बनते हैं, ओके। और फिर इस तरीके से आप करियर में हमेशा ग्रो करते हैं, अगर आप QC फील्ड में जाने का प्लान कर रहे हैं। और आप लोग इस सेशन में हैं, इट मीन्स आप लोग ऑलरेडी QC फील्ड में जाने का मन बना चुके हैं, तो आप लोग डेफिनेटली ग्रो करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो ये तो था कि हम इस फील्ड में क्यों आना चाहिए। तो आप लोग अभी ये समझो, NDT को हम बोलते हैं कि ABCD। NDT अगर आपने किया तो आपने ABCD सीख लिया, और CSIP करने के बाद आप अब एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, आप इतना सीख रहे हैं, ओके। तो एप्पल बॉय सीखने के बाद आपको अगला स्टेप आ जाता है कि सेंटेंस बनाना, ओके, कि एप्पल इज अ फ्रूट। तो वो आप कब बना पाते हैं, जब आप API में एंटर करेंगे, ओके। तो इसके बाद फिर आप प्रॉपर फ्लुएंट कब होते हैं, जब आप कोटिंग, पेंटिंग, करोजन, इन सब की इन डेप्थ स्किल सेट्स आपके पास आ जाती हैं, तो आप प्रॉपर फ्लुएंट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर करियर एंड यू कैन ग्रो इन द QC फील्ड, राइट। और अभी हम लोग CSIP की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। CSIP का फ्रेश बैच है, आज पहला बैच, पहला क्लास है। तो इसमें आपको हम लोग बहुत स्मूथली चलेंगे। अभी आप लोगों के लिए मैं सेपरेटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूंगा। और अ, अभी आप लोग सब लोग अटेंटिव होके सुनी क्लास में, बिकॉज अब जो बात बताने जा रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैसे हमारी पढ़ाई चलेगी वो बात मैं बता रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है, ओके। हम्म। तो अभी आप लोग को अच्छे से पढ़ाई हो सके, बिकॉज आप सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ओके। आपका टाइम अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज हो सके और कम ड्यूरेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, इसके लिए
टीचिंग की जो अपना प्रोसीजर है उसे थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। मे बी काउंसलर्स ने आपको कुछ और बताया हो, बट आज हम थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं। क्या पैटर्न चेंज कर रहे हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग डेली शाम को 8 बजे से लाइव इसी तरीके से कनेक्ट होंगे। बट जब डेली कनेक्ट होंगे तो सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, उसमें आप लोग बोलेंगे, आप लोग अपने क्वेरीज रखेंगे और मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करूंगा। आप लोग पढ़ेंगे कैसे? आप लोग को मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा। डेली आपको एक चैप्टर मिलेगा, वो चैप्टर आप पढ़िए और वो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर को मैं ब्रीफ करूंगा, मतलब एक समराइज करके इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा डेली शाम को। लेकिन वो चैप्टर आप पूरा इन डेप्थ पढ़ के तब आप क्लास में आएंगे, और आपको डेली पढ़ना मैंडेटरी रहेगा कि आपको डेली पढ़ना है, राइट? तो डेली आप अगर पढ़ेंगे और फिर क्लास में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, अपने टाइम के हिसाब से आप कभी भी पढ़ सकते हैं, तो उसे टाइम निकालिए, उसे पढ़िए और फिर क्लास में आइए। तो वही चीज जब दो दो बार रिपीट हो जाएगी तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? और हम कोशिश करेंगे कि आपको अपना जो लाइव सेशन रहेगा डेली का, उसमें कुछ क्विज रख पाएँ, आपसे हम क्वेश्चन पूछें, आप आंसर करें, तो हम देख पाएँ कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। आपका असेसमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। प्लस आपका मॉक एग्जाम भी चैप्टर वाइज चलता रहेगा। मॉक एग्जाम हम रखेंगे वीकेंड्स में, सैटरडे संडे को हम मॉक एग्जाम रखेंगे एंड मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी। डेली वन चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे वाया रिकॉर्डेड लेक्चर, एंड देन सेम चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे इन आवर लाइव सेशन, और उसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न चलने वाला है। इस पैटर्न के ऊपर अगर आप में से कोई भी कुछ भी अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। माइक ओपन कर लीजिए। जी सर। हाँ, इज दिस ओके? सर सर दिस इज टोटली एग्री सर। ओके, किसी और का कोई सजेशन है? चलिए, तो इस तरीके से मैं फ्रेश लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा सारे ही। ओके, पुराने लेक्चर्स नहीं, फ्रेश लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। और अगर आप लाइव क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेट सपोज आप बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। बिकॉज जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे वो इतने सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इवन लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे तभी भी आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी विद द रिकॉर्डेड सेशंस। और लाइव अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेहतर है ही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि सीसिप जो है वो एग्ज़ाम कहाँ होता है, कैसे होता है। तो CHWIP का जो एग्ज़ाम है वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। बट आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होटल में जाना रहता है। TWI जो एग्जामिनेशन बॉडी है, ओके, वो TWI होटल्स में, 5 स्टार होटल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो कैसे रहेगा? टोटल 5 डेज का सेशन रहता है। ओके, TWI conduct exam and seminar in होटल। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा देखो। इसमें सबसे पहले आपका 3 डेज का सेमिनार रहेगा। तो जो चीज हम पूरा महीना भर पढ़ेंगे वही चीज TWI का जो ट्रेनर होगा वो आपको 3 दिन में पढ़ाएगा। अब अ, 3 दिन में वो जो पढ़ाएंगे ना वो इतना रश करके पढ़ाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। और वो 3 दिन का सेशन आप जब लेते हैं तो आपको लगता है कि अरे क्या स्पीड चल रही है। इवन मतलब हेडलाइन हेडलाइन भी कवर नहीं हो पाएगी अगर हम 3 दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट दे विल कवर एंटायर सिलेबस इन 3 डेज। तो 3 दिन में आपका सेमिनार चलेगा, सारा थ्योरी पार्ट इसमें कवर होगा, वर्क पैक पार्ट कवर होगा। और जो चौथा दिन है, ओके, तो एक दिन का आपका रहेगा प्रैक्टिकल सेशन, और जो 5वां दिन है ये एग्जाम रहेगा इस दिन। तो इस तरीके से टोटल 5 डेज में
आपको TWI के साथ 5 डेज स्पेंड करनी है। 3 दिन सेमिनार की है, 1 दिन प्रैक्टिकल की है, और फाइनल डे जो 5th डे है वो आपका एग्जाम का है। सर वो प्रैक्टिकल भी एग्जाम का ही पार्ट होगा ना, वो 4th डे? नहीं नहीं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। और ये जो 5th डे वाला जो ये प्रैक्टिस का एग्जाम है क्या? नहीं, जो 5th डे है वो तो आपका मेन एग्जाम का दिन है। तो वो एक दिन में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हो जाता है? 3 एग्जाम होंगे एक दिन में। एक दिन में 3 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, दूसरा एग्जाम 1.5 घंटे का, तीसरा एग्जाम वो भी 1.5 घंटे का। तो टोटल 5 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका। जी। अभी सर मैं ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? प्रैक्टिकल सब ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? ये पूरा ही आपका जो है ना, आपको 5 स्टार होटल के अंदर ही सेमिनार होगा। उसी 5 स्टार होटल में ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होगा, और 5वें दिन एग्जाम भी वहीं पे होगा। कहाँ पे, कौन सा लोकेशन पे होगा? इंडिया में आप किसी भी लोकेशन पे एग्जाम दे सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। आप सऊदी, दुबई, कहीं से भी आप अपना एग्जाम और सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसा जरूर नहीं कि एक ही लोकेशन पे जाना जरूरी है। यू कैन राइट एग्जाम एंड अटेंड सेमिनार फ्रॉम एनीवेयर। सर ये जो 5th डे है उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा? राइट, मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके जी। ओके, हाँ। तो अब कैसे रहता है, 3 दिन सेमिनार कैसा रहेगा मैंने बता दिया। फुल डे चलेगा 10 बजे से 5 बजे तक। बीच में लंच, चाय वगैरह सब कुछ आपको TWI की तरफ से रहेगा। और जो आ, एक दिन का प्रैक्टिकल है, इसमें भी आपको 10 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। लंच, चाय सब कुछ मिलेगा आपको। जो एग्जाम में जो जिस तरीके के सैंपल टेस्ट पीसेस रहते हैं, वैसे ही आइडेंटिकल टेस्ट पीसेस आपको मिलेंगे। ओके, तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रैक्टिकल का टेस्ट पीस होता कैसे है, आपने वेल्डिंग की प्लेट देखी होगी, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज ये एक वेल्डिंग की प्लेट है। ठीक है, ये एक वेल्डिंग की प्लेट है। इस पे कुछ इस तरीके से वेल्डिंग रहती है। तो ये वेल्डिंग की एक प्लेट है। अब इस प्लेट को क्या करते हैं, इस प्लेट को वो लोग इस तरीके से कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे काट देंगे। एक प्लेट ये काट देंगे, और ये काट देंगे इस तरीके से इस प्लेट को। अब इस तरीके से मान लो ये जो है ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये तीसरा प्लेट हो गया, ये चौथा प्लेट हो गया, पांचवा प्लेट हो गया। इन प्लेट को यहाँ पे ऐसे एक होल करेंगे, और एक रिंग में इन प्लेट को बांध देंगे। टोटल कितने प्लेट रहेंगे? 8 प्लेट रहेंगे। समझे आप लोग? ये क्या है, यहाँ पे होल है, और इस होल में क्या रहेगा? एक छल्ला रहेगा, इस तरीके का की रिंग होता है ना। तो इस तरीके से आपको 8 प्लेट इसमें बधी रहेगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? ये ऐसे 8 प्लेट रहती है। तो इस तरीके से आपको 8 प्लेट रहेंगी। हर एक प्लेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 8 प्लेट है, और 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो 8 3 24, तो 24 प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्रैक्टिकल। और बाकी हम थ्योरी के जो पेपर रहते हैं, थ्योरी में 3 पेपर रहेंगे हमारे पास, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 क्या है वो समझते हैं। पेपर 1, जो अपना पेपर 1 है, ये थ्योरी का पेपर है। अब थ्योरी पेपर में आपके पास टोटल आएंगे 80 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, इसके लिए मिलेगा आपको 120 मिनट। अब इसके बाद आ गया पेपर 2। तो पेपर 2 जो है, ये आ जाता है हमारा वर्क पैक। वर्क पैक में क्या रहेगा, WPS, PQR, और इनको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे समझना है, ये सारी चीजें आपको वर्क पैक में मिलेंगी। सबसे डिफिकल्ट जो जाता है वो जाता है हमारा वर्क पैक। मैक्सिमम लोग थ्योरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, वर्क पैक एग्जाम में वो लोग फंस जाते हैं। तो आपको वर्क पैक पे बहुत खासा ध्यान रखना होता है। तो वर्क पैक की प्रैक्टिस हम आपको बाद में कराते हैं, लास्ट में कराते हैं, जब आपका एग्जाम का आप स्लॉट बुक कर लेते हैं, उसमें आपको वर्क पैक की प्रैक्टिस बहुत डिटेल में कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। और उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है, और ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो मुझे आ गया, उसके बाद भी सेम वर्क पैक को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस लास्ट में ना करनी पड़े। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहेगा आपको पूरे सिलेबस का, पूरे एग्जाम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहेगा वर्क पैक। वर्क पैक में सर एक आपको क्वेश्चन था सर। पूछिए। सर ये जो डब्ल्यूपीएस और पीक्यूआर है वो सेक्शन एएसएमई सेक्शन 9 के हिसाब से ही सब रहेगा ना? आपको वर्क पैक पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में, कि कैसे आपको WPS कैसे है, कैसे PQR है, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उसका आंसर ढूंढना है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इन डेप्थ जाके, है ना। हाँ, अभी हम सिर्फ ये समझते हैं पेपर कैसे रहता है। तो एक सेकंड, ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें वर्क पैक में आपको टोटल 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, जो ये 40 क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको MCQ टाइप रहेगा, और इसे करने के लिए आपको मिलेगा 90 मिनट्स। विजिबल है ना आपको अभी? सर ये एग्जाम 2 जो है, पेपर 2 जो है, इसको थोड़ा सर एक बार फिर से बता देंगे, मैं छोड़ के दूसरी जगह चला। ठीक है, देखिए, पेपर 1 क्या है, थ्योरी पेपर है, 80 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। पेपर 2 क्या है, वर्क पैक है, इसमें आपको WSPQR से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपको 40 MCQ क्वेश्चन रहेगा, और टोटल आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट में 40 MCQ क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। ओके, इसके बाद आपका जो तीसरा पार्ट रहेगा पेपर 3। पेपर 3 क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको 8 प्लेट मिलेंगी, जैसे आपको ऊपर मैंने अभी प्लेट ड्रॉ करके दिखाया, रिंग के अंदर 8 प्लेट रहेगी, एक छल्ले के अंदर 8 प्लेट रहेगी, और हर एक प्लेट में से 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो 8 3 24, तो 24 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके लिए भी आपको टाइम मिलता है 90 मिनट्स। ओके, तो इसमें आपको मिलेगा 8 टेस्ट पीस, और एक टेस्ट पीस में से 3 क्वेश्चन ईच। तो आपको टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपको 24। ओके, तो इसके लिए आपको मिलता है टाइम 90 मिनट का। तो इस तरीके से 3 एग्जाम है। अब देखा जाए तो पहला वाला एग्जाम 2 घंटे का हो गया, दूसरे का 1.5 घंटे का हो गया, तो 3 घंटा ये, 2 घंटा वो, तो 5 घंटे में आपको पूरा एग्जाम करना रहता है। एक एग्जाम देने के बाद दूसरे एग्जाम के बीच में अगर आपको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, तो आप जा सकते हैं। ओके, बीच में आपको 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो आप ले सकते हैं। राइट, जब आप एग्जाम के लिए अंदर जाते हैं, तो वहां पे आपको
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलेगा। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। आपको मिलेगा, हाँ देखो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप भरोसे बैठे तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ अगर आप ढूंढोगे एग्जाम के दिन, एग्जाम के टाइम में, तो आपका टाइम जाएगा। तो आपको वो सारी चीज़ें पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलेगा आपको, एक स्केल मिलेगा, जैसा अपना रूलर होता है ना, ये 30 सेंटीमीटर वाला 12 इंच वाला स्टील का स्केल आप लोगों ने देखा होगा, वैसा आपको स्केल मिलेगा। प्लास्टिक का स्केल रहता है वाइट कलर का, वो स्केल मिलेगा। और आपको एक बेसिक कैलकुलेटर मिलेगा, राइट। तो और एक आपको आईपैड मिलेगा। तो आपको एग्जाम जो है वो आईपैड में ही सारा मार्क करना होता है। और लेकिन आपको शीट्स भी मिलती हैं। तो पहले आपने जो भी क्वेश्चंस हैं, वर्क पैक है या आपको प्रैक्टिकल की जो पेपर हैं, वो आप पहले अपने पेपर पे लिख लो। पेपर पे लिखने के बाद फिर टैब में जाके एक साथ सारे आप एंट्री कर दो। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट टैब में करोगे तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा खर्च हो जाए, इसलिए आपको पेपर रहेगा, पेपर पे पहले नोट डाउन कर लो सारा, और फिर आप टैब में एंटर कर दो एक साथ, राइट। तो इस तरीके से आपके 3 एग्जाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तीनों एग्जाम एक ही दिन होंगे, 5वें दिन आपके, ओके। और ये एग्जाम पास करने के लिए आपको तीनों में ही, ओके, 70% and above marks required in each exam to pass। तो आपको 70% से ऊपर नंबर लेके आने रहेंगे। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी 70% से ऊपर चाहिए, पेपर 3 में भी 70% से ऊपर चाहिए। तो जब आप इतने मार्क्स ले आते हैं 70% से ऊपर तीनों में, तब आप पास करते हैं। और देखो कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कई लोग अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन के साथ साथ आप एग्जाम स्लॉट बुक कर दोगे, लेकिन कई लोग 1 महीने में ही प्रिपरेशन कर लेते हैं, कुछ लोग को 2 महीना लगता है, कुछ लोग को 4 महीना 6 महीना भी लगता है। तो आपको पहले एग्जाम बुक नहीं करना है, पहले आप प्रिपरेशन कर लीजिए, तीनों चीज में अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए, उसके बाद आप एग्जाम का स्लॉट बुक करिए। और अभी आपको एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं है, अभी आपको सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम के बारे में अभी से सोचना चालू कर दोगे तो क्या हो रहेगा आपके माइंड में रहेगा, अरे मेरा प्रिपरेशन टाइम लग रहा है, तो आप जल्दीबाजी में प्रिपरेशन खत्म करने की कोशिश करोगे। और ये मिस्टेक कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है लास्ट में जाके, अगर वो फेल होती है तो पहले आप प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से। 1 महीने में हो जाता है अच्छी बात है, 2 महीने में होता है कोई बात नहीं, 6 महीने लगता है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से प्रिपरेशन, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करो, जल्दी करो। लेकिन अगर टाइम लग रहा है, किसी किसी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्लो होती है, तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे पढ़ो, क्या दिक्कत है, राइट। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम का पैटर्न है, और आप इजीली एग्जाम पास कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नो सर। ओके। सर एक ये चीज पूछना था, इसका सर्टिफिकेट कब तक मिल जाता है? सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगता है आपको, ओके। तो इवन आप जैसे एग्जाम लिख के आएंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं पता चलेगा। रिजल्ट आपको 10 दिन, 12 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन ऐसा लगता है रिजल्ट आने में, राइट। और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट आने में भी टाइम जाएगा फिर आपको। तो सर्टिफिकेट आने का ऐसा जरूर नहीं है कि आपको जॉब के लिए सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप सर पास, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अभी बेटर है वॉइस? ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो जॉब ग्रैब करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट आए तभी आप जॉब ग्रैब कर पाएंगे। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो वो भी, उसका भी आपके पास जो मेल आता है, उस मेल को भी रेफर करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इवन कई लोग सीसिप की प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो एग्जाम नहीं देते, बिकॉज पैसे की कमी रहती है या और भी रीजंस रहते हैं। तो वो लोग प्रिपरेशन अच्छे से करने के बाद एज अ जूनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर की पोजीशन पे जॉब करते हैं। वो लोग भी सेम काम करेंगे जो कि वेल्डिंग सर इंस्पेक्टर आवाज करेगा। ब्रेक हो रही है। बाकी लोग को भी वॉइस ब्रेक हो रही है? बाकी लोग की को भी वॉइस ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा है? अशोक जी, रवि जी? हाँ
ओके हाँ सर ओके ओके नहीं सर डॉक्टर ओके आपकी साइड कैसी है? ओके। अ, अभी कैसी है आवाज? अभी थोड़ी क्लियर है? अभी ठीक है सर। ठीक है। दिक्कत आएगी तो आप तुरंत बोलिएगा। हाँ हाँ ओके। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो सी एच डब्ल्यू आई पी है ये 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है वो देखते हैं। सी एच डब्ल्यू आई पी 3.0 इसका पहला लेवल है। इसको हम बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्टर। सी एच डब्ल्यू आई पी 3.0 जो है ये विजुअल इंस्पेक्टर होता है और इसे हम बोलते हैं लेवल 1। इसके बाद होता है सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1। अब जो सी एच डब्ल्यू आई पी 3.0 है इसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपको जॉब के लिए कुछ खास वैल्यू नहीं मिलेगा, कुछ खास आपको वेटेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अब लोग सी एच डब्ल्यू आई पी 3.0 नहीं करते हैं। ओके। जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है? सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1। इसे बोलते हैं हम वेल्डिंग इंस्पेक्टर। वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है ये हो जाता है हमारा लेवल 2। यहाँ जो लेवल 1, लेवल 2 है ये एनडीटी वाला लेवल 1, लेवल 2 नहीं है, ये सी एच डब्ल्यू आई पी का है। तो सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1 को बोलते हैं वेल्डिंग इंस्पेक्टर। वेल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या काम है कि वेल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको चेक करना, उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको मेंशन करना। इसके बाद अगला जो लेवल है वो है सी एच डब्ल्यू आई पी 3.2। ये क्या है? दिस इज सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। इसे हम बोलते हैं लेवल 3। सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या काम है? मान लो अगर आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो, आप वेल्डिंग की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे वेल्डिंग में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? वेल्डिंग को काटते हैं, काट के दोबारा वेल्डिंग करवाते हैं। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का काम जो सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1 है, इसका काम है सिर्फ फ्रेश वेल्डिंग के ऊपर फ्रेश वेल्डिंग करवाना और उसको चेक करना। लेकिन अगर फ्रेश वेल्डिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस वेल्डिंग को दोबारा रिपेयर करवाने के लिए सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1 वाला जो पर्सन है वो सर्टिफाइड नहीं होता है। तो रिपेयर के लिए कौन सर्टिफाइड है? सी एच डब्ल्यू आई पी 3.2 सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो जो सी एच डब्ल्यू आई पी 3.2 है वो सर्टिफाइड है कि वो वेल्डिंग को रिपेयर करवा सके। राइट। तो इतनी चीजें आपको अभी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि इसका रिन्यूअल कैसे रहता है। यहाँ पे कोई क्वेरी है आप लोग की? एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। अभी जो सर आप करवाएंगे 3.2 करवाएंगे 3.1 करवाएंगे? देखिए 3.1, 3.2 सारा ही हम कराते हैं। आपको क्या करना है हाँ बट वो बताइए। अभी दिस इज 3.2 जस्ट इंट्रोडक्शन है। 3.2 के लिए सर 3.1 3.1 करना जरूरी है? हाँ बता रहा हूँ। आप अभी ज्वाइन किए हैं क्लास में? क्या? आपने अभी ज्वाइन किया है? अभी नहीं किया, 10 मिनट पहले किया सर। ओके ओके, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये समझते हैं। सी एच डब्ल्यू आई पी 3.1 करने के लिए आपके पास 3 साल का वेल्डिंग इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास
3 साल का वेल्डिंग इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस है, उसके बाद अगर आप CHWIP 3.1 का जो प्रिपरेटरी क्लास है वो पूरा अटेंड करते हैं, ओके, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाती है। इवन अगर आपके पास इंडस्ट्री का नॉर्मल एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद आप ये प्रिपरेटरी क्लास लेते हैं, तो आपकी जो 3 साल का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, उसमें जितनी लर्निंग होनी चाहिए वो सारी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है और आप 3.1 का एग्जाम दे पाते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, इवन 10th पास, 12th पास, ओके, कोई भी है, अगर सिंपली 8th पास कैंडिडेट है, उसके पास भी 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो वो भी 3.1 का एग्जाम लिख सकता है, वो भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड की डिग्री है, तो आप चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, बस इतना एडवांटेज होता है। और इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस देती है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशनल्स। बाकी अदर प्रोफेशनल्स को भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो भी विथ एक्सपीरियंस अच्छा पैसा कमाते हैं। इवन दे ऑल्सो अर्न इक्विवेलेंट सैलरी, ओके, जितना एक इंजीनियर को मिलता है। अब आते हैं 3.2 पे। 3.2 करने के लिए आपको 3.1 करना जरूरी है, लेकिन 3.1 करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी है। 3.1 आप जब क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद तुरंत भी आप CHWIP 3.2 के लिए जा सकते हैं, उसका भी प्रिपरेशन करके उसका भी एग्जाम लिख सकते हैं। लेकिन इतना जल्दीबाजी क्या ही करना करियर में, थोड़ा सा आप CHWIP 3.1 पास करो, थोड़ा फील्ड एक्सपीरियंस लो, थोड़ा पैसा कमाओ, फिर CHWIP 3.2 के लिए आप आके जाओ। आपका आंसर मिल गया? सर ऑलरेडी हमारे पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, डिग्री भी है, तो इसके बारे में पूछ रहा था सर, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5 ईयर से ऑयल एंड गैस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ और सारा कुछ है, इसीलिए पूछा जो अगर डायरेक्ट मैं 3.2 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। नहीं, नहीं कर सकते, पहले 3.1 करना रहेगा, उसके बाद आप 3.2 कर सकते इमिडिएटली। ओके, हाँ। अब हम आ जाते हैं कि इसका रिन्यूअल कैसे रहता है। तो मान लो अभी 2026 चल रहा है, ओके, तो जो फर्स्ट रिन्यूअल है ये आपका आएगा आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर के बाद आपका ये रिन्यूअल आएगा, और इस रिन्यूअल में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ओनली डॉक्यूमेंटेशन से आप फर्स्ट रिन्यूअल करा सकते हैं 5 साल के बाद। जो आपका सेकंड रिन्यूअल आता है, सेकंड रिन्यूअल आएगा अब से लेके 10 साल के बाद, राइट? मतलब आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। इसके लिए आपको एग्जाम लिखना होता है, राइट? तो एंड सो ऑन, फिर इस तरीके से रहता है। तो आपको Sir, I have one doubt. Actually, only documentation means what type of documentation? आपको यू हैव टू सबमिट प्रूफ दैट यू हैव एक्सपीरियंस इन एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ओके, सो आप सब लोग को हिंदी समझ में आ रही है, और डू आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल? Hindi is Sir, it means company experience letter only, na? Yes, yes, yes. Company experience letter and proof, जिसकी you can prepare logbook, okay? और logbook में you can enter that you have experienced this much hours here, there. और मेनली क्या होता है आपके पास, जब आप साइट पे काम करते हैं तो आपको गेट पास मिलता है। तो आप जितनी भी साइट पे काम करें, वहाँ पे आप वहाँ का गेट पास अपने पास रखें। और अगर आप फैब्रिकेशन यूनिट में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोड्यूस करना होता है। वो TWI का एक फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट पे आपको सारी चीजें फिल करानी है और अपने एम्प्लॉयर से साइन करा के सबमिट करना है। ओके, हाँ। पेबल भी होगा सर, पेमेंट भी करना, रिन्यूअल करने के लिए पे भी करना पड़ेगा या जो ओनली डॉक्यूमेंट से हो जाएगा? नहीं नहीं, पे तो करना ही रहेगा ना, क्योंकि TWI वाले अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो उनके एफर्ट के लिए कुछ तो प्राइस देना रहेगा।
तो क्या प्राइस रहेगा प्राइस सर? मिनिमम प्राइस रहता है अभी तो अप्रोक्सीमेटली आपको, मतलब एग्जाम के लिए जाते हैं तो 40,000 में हो जाता है। ओके, और रीसर्टिफिकेशन भी, आपका रिन्यूअल भी कम प्राइस में रहता है। वो आप जब होगा 5 साल बाद, क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी चेंज हो रहा है अभी। जैसे कि मैं बात करूं तो 2 महीने 1.5 महीने पहले अपना एग्जामिनेशन फीस जो थी वो 1,55,000 थी, अभी 1,63,000 कर दिया है। ओके, और कई बार इसमें डिस्काउंट भी आ जाता है। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय एक्चुअल क्या फीस है, या जब आप रिन्यूअल कराने एक्चुअल क्या फीस है वो आप देख सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या फिर मैं एक बार इसे समराइज कर देता हूँ। सर आपका समराइज कर दीजिए। ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है क्या? ऑफलाइन देखो, ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैक्सिमम ऑनलाइन करते हैं, बट अगर कोई ऑफलाइन करना चाहता है वो आ सकते हैं। लोकेशन सर ऑफिस का? आप ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ग्रेटर नोएडा। व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप एक बार ऑनलाइन लो, सारा ऑनलाइन में आपको अच्छे से कंप्लीट करो। ओके, अपनी जॉब के साथ साथ करो, बिकॉज क्या है कि कई लोग को टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, 1 महीना 2 महीना। तो आप जॉब छोड़ के आओगे और नहीं नहीं, जस्ट आस्क सर ओनली फॉर नॉलेज। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। सर जॉब जॉब कब से स्टार्ट हो रहा है सर? बैच कब से कब तक स्टार्ट होता है? बस आज से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज फ्रेश बैच। नेक्स्ट मंथ में सर सेम डेट रहेगा? ऐसा नहीं है सेम डेट रहेगा। अभी क्या है कि आपको देखो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, और डेली रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी रहेगा उसका हम लाइव क्लास भी करेंगे, ठीक है ना। जी सर, वो तो तो मिलता है। हाँ, तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में। नहीं, अभी दुबई में है, हमको 16 को घर जा रहा है, तो लॉन्ग अभी तो कोई इधर भी काम नहीं, जॉब नहीं है, हम लोग राइडर में था। अच्छा, तो एक्चुअली इसका कोई शिप से कोई मटेरियल आता नहीं, आता नहीं। हाँ इसके लिए परसेंट मैक्सिमम आदमी को लॉन्ग लीव में भेज दिया, कुछ आदमी को टर्मिनेशन कर दिया। हाँ, हम लोग अभी लॉन्ग लीव में जा रहा है। ओके, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ओके, और प्रिपरेशन उसके, तो स्टार्ट कर लिया आगे, अभी ये महीना पूरा हो गया, ये महीने अच्छा, से मैं स्टार्ट किया है। ओके, ठीक है। देखिए क्या है कि आप लोग अगर पुराने नोट्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पुराने नोट्स में कुछ कोर्स स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पहले के दिए गए हैं, और कुछ कोर्स स्टैंडर्ड अभी बदल दिए गए हैं, राइट। एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है, क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो आप अगर पुराने पैटर्न से या पुराने क्वेश्चन से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी के लिए जाएंगे तो उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगा। तो इस समय आपको जी सर वो है। पुराने नोट्स को बिल्कुल रेफर मत करिएगा। और पुराने नोट्स को रेफर करके कुछ स्टूडेंट्स हमारे भी एग्जाम लिखे हैं और उनको वहाँ पे दिक्कत आ गई है, तो वो आप जी सर, अवॉइड मेरे करें। पास था पुराना, तो पुराना मेरे पास था, वो मैं वो हटा दिया है। बिल्कुल हटा दीजिए। आपको मैं ये बुक दूंगा, जी जी। इस बुक का प्रिंट आउट कराइए, और इस बुक पे जैसे आज मैंने सब टाइप किया है ना, ऐसे टाइप भी करूंगा, वेल्डिंग का ड्राइंग भी बनाऊंगा। ओके, और सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, और जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही याद करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, राइट। सारे एग्जाम के क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसमें से ही। मैं आपको पूरा बुक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आएगा। ओके, हाँ। तो अभी एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने ये देखा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग या इवन 12th पास कैंडिडेट अगर करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो उनको पता है कि इंडिया में 20-25 हज़ार की सैलरी है, गल्फ में 50-60 हज़ार रुपये कमा लेंगे, या इंडिया में 50-60 हज़ार है तो गल्फ में जाके हम 1.5 लाख लाख 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए कई सारी फील्ड में जॉब्स मिलती हैं, जैसे एचवीएसी इंजीनियर की जॉब्स खूब सारी आती हैं गल्फ की, एमईपी की जॉब्स आती हैं, मटेरियल कंट्रोलर की जॉब्स आती हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की आती है, क्वालिटी फील्ड की जॉब आती है। ओके, तो इन सब में अगर आप एचवीएसी फील्ड में जा रहे हैं, एमईपी में जा रहे हैं, मटेरियल कंट्रोलर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने एक बार काम सीख लिया, वही काम आपको बार बार रिपीटेड मोड में करना है। इसमें आगे कोई फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे कि इंडस्ट्री आपको
इंक्रीमेंट दे, बड़ा इंक्रीमेंट दे और आपकी स्किल सेट बढ़ती रहे। तो इसमें एक बार करियर की स्टार्टिंग में आपको स्किल सेट जो आ जाती है उसी को बार बार रिपीट करना है। तो सेम चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो कंपनी आपको ज़्यादा पैसा नहीं देगी। बहुत से बहुत इन फील्ड में आप काम करेंगे तो 50,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब बहुत करके 1.5 लाख 2 लाख तक जाएंगे। उससे ऊपर जाने में बहुत हालत खराब हो जाती है, मतलब वर्स्ट वर्स्ट, बहुत रेयर लोग ही जा पाते हैं उससे ऊपर। इवन 1.5 लाख तक पहुंचना भी बड़ी बात हो जाती है। बट अगर आप क्यूसी फील्ड में जाते हैं तो आप 50-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आप आराम से पहुंच जाते हैं अगर आप ये करियर पाथ फॉलो करते हैं। एनडीटी फील्ड में एनडीटी सर्टिफिकेशन किया, स्किल सेट्स लिया डिटेल में, ऐसा नहीं कि बस नाम का सर्टिफिकेट ले लिया। नाम का सर्टिफिकेट अगर आप कोई भी लेते हैं तो उससे आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, उससे आपको करियर में हाइक नहीं मिलेगी। आपको इन डेप्थ नॉलेज आनी चाहिए, बिल्कुल बारीकियां पता होनी चाहिए। तो एनडीटी बहुत अच्छे से सीखा, एक्सपीरियंस लिया, फिर आपने CSWIP किया, 3.1 किया, 3.2 किया, देन एपीआई 11 तरीके की एपीआई है, आपने एपीआई सर्टिफिकेशन किया, फिर बीगेस सर्टिफिकेशन किया। इस तरीके से अगर आप करोगे तो 15-20 साल, इवन 25 साल भी लग सकते हैं सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में। ओके, तो ये करो और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलता है। इवन जो लोग अपने करियर के लिए बिल्कुल सीरियस होते हैं वो 4 से 5 साल में भी, 5 से 6 साल में भी ये सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको हमेशा पढ़ते रहना है और पढ़ने के बाद कुछ एक्सपीरियंस लेना है, फिर अगले सर्टिफिकेशन के लिए जाना है। ऐसा नहीं कि खाली घर पे पैसा है तो सर्टिफिकेशन कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, ऐसा नहीं करना है, राइट। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो TWI एग्जाम कराती है वो एग्जाम कैसे कराएगी। पहले आपको 3 दिन वो पढ़ाई कराएगी जो हम आपको महीना भर पढ़ाएंगे, वही पढ़ाई आपको 3 दिन में TWI का ट्रेनर पढ़ाएगा। फिर चौथे दिन क्या होगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ये भी प्रैक्टिस रहेगा। तो 4 दिन का क्या है गया, 4 दिन की आपकी ट्रेनिंग हो गई। अभी आप 1 महीना 2 महीना आप हमारे साथ ट्रेनिंग लेंगे, इसके बाद 4 दिन का दोबारा से आपकी ट्रेनिंग होगी। फिर जो 5वां दिन है, 5वें दिन आपका एग्जाम होता है। ये 5वें दिन का जो एग्जाम होगा ये 5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें पेपर 1 जो है ये 2 घंटे का रहेगा, पेपर 2 1.5 घंटे का है, पेपर 3 1.5 घंटे का है, तो टोटल हो गए 5 घंटे। पेपर 1 में थ्योरी रहेगा, 80 MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 80 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे 2 घंटे का टाइम। देन जो पेपर 2 है, पेपर 2 क्या है, वर्क पैक है, इसमें WPS PQR से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। देन पेपर 3 क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसमें आपको 8 टेस्ट पीस मिलेंगे। ये वेल्डिंग प्लेट है, इसको इस तरीके से हमने ब्लैक कलर वाला जो है ऐसे काट दिया है, काट काट के 8 पीस बना दिए। एक छल्ला रहेगा, उस छल्ले में 8 प्लेट को ऐसे डाला रहेगा, राइट। तो 8 टेस्ट पीसेस मिलेंगे आपको और एक टेस्ट पीस में से आपको 3 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो 24 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास, एक सेकंड, ओके, तो आपको 8 टेस्ट पीस रहेगा, 3 क्वेश्चन हर एक में से आएगा, तो टोटल 24 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना एग्जाम देते हैं, टोटल 5 घंटे का है। आप एग्जाम सेंटर में अपनी तरफ से कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आपको वेल्ड गीजेस मिलेंगे, आपको रूलर मिलेगा, स्केल मिलेगा, आपको छोटा सा एक कैलकुलेटर मिलेगा, मैनुअल कैलकुलेटर मिलेगा, राइट। ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। और तीनों एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको 70% से ऊपर मार्क्स लाना रहेगा, तब आप एग्जाम पास करते हैं। पेपर 1 में भी 70% से ऊपर लाना है, पेपर 2 में भी 70% से ऊपर लाना है, पेपर 3 में भी 70% से ऊपर लाना है। सबसे डिफिकल्ट जो रहता है वो वर्क पैक रहता है। लोग थ्योरी एग्जाम इजीली पास कर लेंगे, प्रैक्टिकल इजीली पास कर लेंगे, वर्क पैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो वर्क पैक है और प्रैक्टिकल है, ये हम लोग जब आप अपना एग्जाम स्लॉट बुक करते हैं उसमें आपको बहुत डिटेल में एकदम इन डेप्थ कराते हैं, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन हमारा जो पर्पस है, सबसे पहले हमारा पर्पस होता है कि हम एग्जाम को अच्छे से पास करने से ज़्यादा हम ये समझें कि हम एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन रहे हैं। तो आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा क्या फोकस रहेगा कि हम हर एक कंसेप्ट को डीपली समझें। 1 महीने के लिए 2 महीना लग जाए, नो प्रॉब्लम, 2 महीने के लिए 3 महीना लग जाए, नो प्रॉब्लम, बट हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर एग्जाम बड़े आराम से क्लियर होगा। और आपको हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कराएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पास करोगे
फिर आपको कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट कराएंगे, कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट पास करोगे, फिर अपना एग्जाम स्लॉट बुक करोगे, तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, इजिली उसे आप आंसर कर सकते हैं। और आप इंटरनल एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स लेके आते हो, फिर एग्जाम स्लॉट बुक करो, तो फेल होने के चांस वहाँ से बहुत कम हो जाते हैं। देन हमने क्या देखा कि इसमें 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्या है? CHWIP 3.0, जिससे हम बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्टर। तो CHWIP 3.0 सर्टिफिकेट के साथ आप जो मार्केट में जाओगे तो जॉब में आपको कुछ खास प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला आ जाता है 3.1। 3.1 बोलते हैं वेल्डिंग इंस्पेक्टर या फिर लेवल 2। तो जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज बहुत आती हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है इसमें, ओके। और इसे करने के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका इंस्पेक्शन फील्ड में है, देन आप ये कर सकते हैं। देन 3.2 करने के लिए आपको 3.1 करना जरूरी है, और 3.1 पास करने के तुरंत बाद आप 3.2 कर सकते हैं। देन फर्स्ट रिन्यूअल 5 साल के बाद आएगा, ओनली डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे रिन्यूअल हो जाएगा। सेकंड रिन्यूअल आपका अब से लेके 10 साल के बाद आएगा, इसके लिए आपको एग्जाम देना रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ही रखते हैं, इसका रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएगा। जो लोग नहीं सुन पाए हैं या किसी को कोई दोबारा से समझना है, वो रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू इस पार्ट को अटेंड कर सकता है। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा कल सुबह। तो रिकॉर्डेड सेशन अटेंड करने के बाद फिर आप ज्वाइन करेंगे उसको डिस्कशन के लिए शाम को 8 बजे इन लाइव क्लास, ओके। आप लोग के कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर तो अभी 2 वीडियो अपलोड होगा ना, एक ये वाला हमारा और एक चैप्टर 1। चैप्टर 1 का, हाँ, चैप्टर 1 का मैं कल सुबह अपलोड करूंगा, ये वाला आपको अभी मिल जाएगा। ओके सर। सर जो आपको बोले कि प्रैक्टिकल के जो 8 टेस्ट जो मिलते हैं, तो अपने क्लासरूम में हम जब वो क्लास अटेंड करेंगे तब हमको देखने को मिलेगा फिजिकली? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा आपको, ओके। आपको टेस्ट पीसेस मिलेंगे, सिमिलर टेस्ट पीसेस मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास में भी रहेगा, आपको ऑफलाइन भी मिलेगा। तो प्रैक्टिकल तो प्लेट में रहेगा या पाइप में रहेगा या दोनों में रहेगा? आपको जो रिंग रहता है ना, रिंग में आपको क्या रहेगा, प्लेट का रहेगा, ओके। बट जो वर्क पैक है, वर्क पैक में आपको मतलब पाइप प्लेट मिक्स करके आपको देगा। बट जो प्रैक्टिकल एग्जाम में रहेगा उसमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो पाइप और प्लेट दोनों का एक मिक्स में होगा ऐसा? नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम मेनली प्लेट प्लेट रहता है, और जो आपका दूसरा एग्जाम है वर्क पैक, उसमें पाइप प्लेट दोनों रहेगा। ओके। हाँ, जब हम वो पार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा फिर वर्क पैक और प्रैक्टिकल के लिए जब हम जाएंगे, ओके। आप लोग के और कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? एग्जाम देने के बाद सर वो अपना एनडीटी कंप्लीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? एग्जाम कंप्लीट, देखो क्या है कि आप जब एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे ना, वहां पे भी आपको अगर एनडीटी पहले है तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भी एनडीटी एक चैप्टर है। बाकी आप पहले सीसिम भी कर लें, बाद में एनडीटी कर लें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। पर वो तो जरूरी है सर, वो तो किसी में वो चाहिए, राइट। और एक बात सर, वो हम शिप बिल्डिंग में रहते हैं, शिप बिल्डिंग में रहते हैं शिपयार्ड में, ये सबसे अच्छा सैलरी मिलता है एनडीटी से। ऐसा नहीं है कि कृषि में जरूरी है, राइट। अच्छा सैलरी मिलता है। वो लोग 8,000 दिरहम मिलता है ये एनडीटी से, राइट। बहुत सारे लोग। ड्राई डॉक में है क्या आप? जी सर, ड्राई डॉक में बहुत अच्छी सैलरी है। इवन एनडीटी के साथ आप लोग अगर रोप एक्सेस कर लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा सैलरी हो जाता है। किसी को मिनिमम में स्टार्ट है 14,000। राइट राइट, बहुत बहुत सैलरी है। 14,000 आपको 18,000 20,000 बहुत अच्छा सैलरी जाता है। आप अभी यूएई में है ना, देखिए ड्राई डॉक यूएई है, सिंगापुर है, ओके। तो हर जगह का बहुत अच्छा पैकेज निकल के आता है, बट आपको क्वालिफिकेशन मांगता है वो। हाँ, व्हाट अबाउट एग्जाम सेंटर सर? एक्चुअली एग्जाम किधर किधर है, हम लोग किधर कर सकते हैं? मल्टीपल लोकेशंस में रहता है। जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उस समय आप डिस्कस कर लीजिएगा कि कौन सा एग्जाम सेंटर आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम लोग
के अकॉर्डिंग जो भी उस समय एग्जाम सेंटर आपके लिए बेहतर रहेगा, हम आपको वो सजेस्ट करेंगे। देखिए अभी टाइम कम लगी, इसके लिए ही ये रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि लाइव सेशन अगर मैं देता हूँ तो एक चैप्टर कंप्लीट करने में कई बार 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें फिर जाते हैं, एक एक चीज 2 2 बार 4 4 बार रिपीट करना पड़ता है, तो कई लोग सफर करते हैं। तो उस सफर ना करना पड़े इसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा, तो आप कम टाइम में ज़्यादा समझ पाएंगे। जिसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्लो है वो एक ही चीज़ को 4 बार 5 बार पढ़ सकता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो एक बार में पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से आप 1 महीने के अंदर थ्योरी, प्रैक्टिकल, वर्कपैक सारी ही चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं 8 बजे, और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएंगे तो उसको आप पढ़ के फिर क्लास ज्वाइन करिए।